शुभ प्रभातम भैया बहन, आप लोग कैसे हैं। आज मैं आपको कक्षा 7 भूगोल का पाठ 3 हमारी बदलती पृथ्वी में पृथ्वी के बल, इसके बारे में मैंने पिछली कक्षाओं में आपको बताया है कि बाह्यजनित, अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल। आज हम आपको बहिर्जनित बल और इस बहिर्जनित बल के कारण बनने वाली अस्त्राकृतियों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ये बहिर्जनित बल कौन कौन से हैं? इसमें प्रवाहित जल यानी नदियां, झील वगैरह होगी, हिमनद होंगे, पवन होंगे और समुद्री लहरें। ये 4 बहिर्जनित बल हैं जिनके कारण पृथ्वी का स्वरूप बदलता है, विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो अब आज हम लोग पढ़ें कि ये नदियाँ यानी प्रवाहित जल, समुद्री लहरें, पवन या हिम नदी, ये क्या करते हैं? ये अपरदन के द्वारा, अपरदन, अपक्षयन तथा निक्षेपण के द्वारा पृथ्वी की स्थलाकृतियों में काफ़ी परिवर्तन कर देते हैं। तो प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में हम लोग पढ़ें। प्रमुख स्थलाकृतियाँ जो हैं उनके बारे में पढ़ने उससे पहले एक मुख्य बात हम जानेंगे। एक शब्द है अपरदन। क्या? अपरदन। और दूसरा अपक्षयन और तीसरा शब्द है निक्षेपण, है ना? निक्षेपण यानी ये 3 अपरदन, सीधी सी बात में आप समझ लेंगे कि अपरदन यानी तोड़ फोड़ करना, तोड़ फोड़ मचाना। अपक्षयन उसको अपने साथ ढोना, ढो के ले जाना। और निक्षेपण कहीं और ले जाकर उसको बिछा देना या छोड़ देना। तोड़ फोड़ करना, साथ में ढोना और कहीं और जाकर बिछा देना, ये अपरदन, अपक्षयन और निक्षेपण है। और ये चारों कारक जो हैं, प्रवाहित जल, पवन, हिमनद या समुद्री लहरें, इन 3 क्रियाओं के द्वारा अपने सारे कार्य को करती है। इनकी 3 मुख्य क्रियाएं हुई, अपरदन, अपक्षयन और निक्षेपण। ठीक ना? अभी हम लोग पहले पढ़ेंगे नदियों के कार्य। नदी का कार्य क्या है? पृथ्वी की सतह पर तल परिवर्तन उत्पन्न करने वाले जो विभिन्न कारक हैं, उसमें बहते हुए जल यानी नदी की जो क्रिया है वह सर्वाधिक है। सबसे ज़्यादा व्यापक किसकी क्रिया है? तो नदियों की। नदी में जल की मात्रा और नदी के फैलाव के आधार पर कि उसका विस्तार नदी का कितना दूर तक है, इसके आधार पर अलग अलग स्थानों पर किए गए अपरदन कार्य में अंतर भी होता है। कि नदी अगर पहाड़ी स्थान से उतर रही है तो वहाँ अपरदन कार्य कैसा होगा? नदी थोड़ा कम ढलुआ जगह से गुजर रही है तो वहाँ उसका कार्य कैसा होगा? समतल में उसका कार्य कैसा होगा? तथा जब वह अपनी मुहाने पर पहुँचती है तो वहाँ पर उनका कार्य कैसा होगा? तो अलग अलग स्थानों पर नदियों के कार्य में अंतर होता है। जब नदी किसी खड़ी ढाल वाली यहाँ है और यहाँ से नदी अगर आकर यहाँ गिरने लगी, सीधे गिरेगी खड़ी ढाल वाले पहाड़ से, तो वहाँ पर क्या बनेगा? झरना बनेगा, जलप्रपात बनेगा। तो जब नदी किसी खड़ी ढाल वाली जगह से अत्यधिक कठोर पत्थर, चट्टान वाली जगह पर या खड़ी ढाल वाली घाटी में गिरती है तो वहाँ पर क्या बनाती है? वाटरफॉल, जलप्रपात बनाती है। वही नदी जब किसी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है
तो उसका बहाव, उसकी गति पहाड़ी स्थान की अपेक्षा काफ़ी मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है, जिससे वह सीधे फ्लो में उसकी गति, प्रवाह है उसकी गति कम हो गई। अब वह टेढ़े मेढ़े रास्ते से मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है और उसके इस टेढ़े मेढ़े मार्ग को ही क्या कहते हैं? विसर्प। ऐसा आकृति बनाता है, कहीं ऐसा तो फिर ऐसा, ऐसा सांप के जैसा, विसर्प। सर्प मतलब सांप, तो विसर्प की आकृति, विसर्प बनाता है, ऐसा 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 टेढ़ा टेढ़ा। ढाल धीमी हो गई है, उसकी बहाव, उसकी ढाल, गति कम हो गई है, इसलिए वह अब मोड़दार स्थान रास्ते से जा रही है और इसको क्या कहते हैं? विसर्प कहते हैं। पर्वतों से खड़ी ढाल पर गिरी, जलप्रपात का निर्माण कर दिया, मैदानी क्षेत्रों में गई, नदियों की धार धीमी हो गई और उसने विसर्प का निर्माण किया। अब क्या होता है, कभी कभी अत्यधिक अपरदन के कारण, यह नदी, यह चल रही है नदी, अब यहाँ से आने के बदले अब यहाँ पर आ रही थी पहले, अब यहाँ से सीधे चलने लगी, यहाँ से आई यहाँ आ गई, इसको छोड़ दी, इस रास्ता को छोड़ दी, तो यह भाग गड्ढा था, यहाँ बन गया आकार, वो झील बन गया, ठीक ना? उस रास्ते को, जिस रास्ते से वह पहले जाती थी उससे चल छोड़कर ये सीधी रास्ते से दूसरे रास्ते को पकड़ ली। इस वाले जगह पर एक झील का निर्माण हो जाता है जिसे चाप झील या गोखुर झील भी कहते हैं, ऑक्सबो लेक कहते हैं, ठीक ना? अब जब बाढ़ के दिनों में, बाढ़ आने पर नदियां अपने तटों को पार कर लेती है, तट को तोड़कर मैदानी इलाके में बहने लगती है और जब बाढ़ का पानी खत्म हो जाता है तो अपने साथ लाई हुई जलोढ़ मिट्टी को, जलोढ़ मृदा को नदी तट पर जहाँ तक उसका पानी फैला था उन क्षेत्रों में वह वैसे ही छोड़ जाती है, जिससे बाढ़कृत मैदान या जलोढ़ मैदान या उसको कछाड़ कहें का निर्माण होता है। कछाड़ के ऊंचे उठे हुए तट को प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक बांध कहते हैं। लेकिन यही नदी प्यारे बच्चों जब समुद्र तक पहुंचती है, जब समुद्र से मिलती है, यानी अपने मुहाने पर, मुहाने कहते हैं नदियां जहां समुद्र से मिलती है उस स्थान को मुहाना कहते हैं, तो समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदियों का बहाव, नदियों की धारा जो होती है काफी मंद हो जाती है, जिसके कारण वह अनेक शाखाओं में बट जाती है। जिसके कारण क्या हो जाती है? यह मानो गंगा नदी आ रही है और यहाँ ये बंगाल की खाड़ी में मिलना है ना? अब यहाँ मिलेगी, इस क्षेत्र में आते आते इसकी धार बहुत मंद हो जाती है और यह अनेक भाग में विभक्त हो जाती है। गति धीमी, साथ में जो सामान लाई, जो गाद मिट्टी उपजा लाई, उसको अपने क्षेत्र में बिछाती जाती है और अनेक भाग में विभक्त हो जाती है। जहां तहां वहां जम गया तो इस रूप को वितरिका कहते हैं, वितरण हो गया, उसकी धार जो थी मुख्य धार अनेक धार में बट गई। क्या कहेंगे इसको? वितरिका। यह समुद्र में गिरना है इसको। अब इसके साथ एक और राष्ट्रीय आकृति यहाँ निर्मित होती है, अनेक धार में बट गई, लेकिन इसके बीच का यह भाग त्रिभुजाकार आकृति, इसके बीच का, दो धार के बीच की त्रिभुजाकार आकृति
स्थल त्रिभुजाकार स्थलाकृति वह भी निर्मित होता है, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। कुछ नदियाँ, तो ये समुद्र कहाँ पर, ये कहाँ पर डेल्टा बनेगा और कहाँ पर एस्चुअरी ज्वार नदमुख कहाँ बनेगा, जहाँ यह किनारा ढाल नुमा रहेगा वहाँ पर डेल्टा बनेगा, और जिधर समुद्री किनारा खड़ी ढाल जिसकी रहेगी, नदी का किनारा देखें ना, एक तरफ तिरछी ढाल और दूसरे पार्ट की तरफ रहता है उसकी खड़ी ढाल, तो वैसे जगह पर जहाँ समुद्र में नदियाँ गिरती हैं तो वहाँ पर डेल्टा न बनकर एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनता है। यह तो नदियों का मुख्य कार्य हो गया। दूसरा अब हम क्या देखेंगे, समुद्र का, समुद्री लहरों, समुद्री लहरों का कार्य। आपको लगता होगा कि समुद्री लहर क्या कार्य कर सकती है, पानी से क्या स्थलाकृति बनेगी, लेकिन प्यारे भैया बहन, समुद्री लहरों द्वारा भी अपरदन और निक्षेपण के कारण समुद्र तटीय क्षेत्र में अनेक प्रकार की स्थलाकृतियां निर्मित होती है। समुद्री लहरें क्या होती है, लगातार समुद्र तट से टकराती रहती है। क्या करती है, लगातार समुद्र तट से टकराती है, और टकराने से लहरों के लगातार प्रहार से वह समुद्र के तटवर्ती शैल जो होते हैं, चट्टानें होती हैं, उनमें भी दरार पड़ जाती है। धीरे धीरे वे दरार और बड़ी और चौड़ी होती जाती हैं, और धीरे धीरे यह इधर से लहर जा रही है और शैल में धक्का मारते मारते दरार हुई, दरार को और बड़ा करते करते एक संरचना गोल बना देती है, जो समुद्री गुफा कहलाता है। क्या कहलाता है, समुद्री गुफा कहलाती है। अधिक अपरदन होने पर, लगातार अगर अपरदन होता रहा समुद्री लहरों के द्वारा, तो अब क्या होता है, वह गुफा और भी बड़ी होती जाती है, और अब उसके ऊपर क्या होता है कि ऊपर की ये छत भी टूट जाती है। अब क्या बच गया, बगल का चट्टान, ये बगल का चट्टान, ये ऊपरी का छत भी टूट गया, जो केवल मेहराब के समान दिखाई पड़ेगी नहीं। अभी तो और संरचना बाकी है। ये पीछे भी होल कर दिया, पीछे भी खुल गया, ये ऐसा मेहराब गेट जैसा बन गया। पहले गुफा बना, फिर मेहराब बन गया बिल्कुल ऐसे, और फिर लगातार अपरदन अगर चलता रहा तो मेहराब का भी ऊपरी छत टूट गया और बिल्कुल स्तंभ जैसा बचा रह गया। तो क्या बना, समुद्री गुफा, समुद्री मेहराब तथा स्टैक। केवल दीपारें जब बच गई तो उसको स्टैक कहते हैं, वह कहलाते हैं। अब समुद्री जल के ऊपर भी, समुद्र तट जल के ऊपर ऊंचे हुए समुद्र में भी पर्वत हैं, तो उन शैलीय तटों को क्या कहते हैं, समुद्री भृगु कहते हैं। इसके साथ ही एक और स्थलाकृति का निर्माण होता है समुद्र लहरों के द्वारा किनारों पर। वह समुद्री लहरें भी अपने किनारे पर अवसाद अपक्षयित करके, अपक्षयन के द्वारा, निक्षेपण के द्वारा वहाँ पर पुलिन, समुद्री पुलिन का निर्माण होता है। थोड़ी सी चर्चा अब हम हिम नदों के बारे में भी कर लें। हिम नदियाँ क्या है, मंद गति से चलती हुई बर्फ की नदी, बिल्कुल धीमी चाल से चलती हुई बर्फ की नदियों को क्या कहते हैं, हिम नदी या ग्लेशियर कहते हैं। तो हिम नदियाँ क्या होती है, अपने साथ एक तो नदी पानी ही जल, नदियों का जल ही अपने साथ उतने चट्टानों पहाड़ों को लेकर, बड़े बड़े पत्थरों को लेकर लुढ़कता है। लेकिन अब यह हिम नदी खिसक रही है तो अपने साथ अपनी तलहटी में बहुत सारे ठोस चट्टानों, शैल इत्यादि को लेते चलती है और लगातार उसकी तलहटी में अपरदन होता रहता है। और इस तरह हिम नदियों के द्वारा होने वाले अपरदन से
पर्वतीय इलाकों में यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्या होता है? यू आकार की घाटी। बर्फ के पिघलने पर, जब बर्फ पिघल जाते हैं तो उन घाटियों में, उन गर्त में जो गड्ढा जो हुआ उनमें जल भर जाता है और वह सुंदर झील का रूप ले लेती हैं। हिमनदी अपने साथ विभिन्न तरह के, विभिन्न आकार के चट्टान, रेत, कुछ मिट्टी, गाद इत्यादि भी लेकर आती है और जगह जगह पर समय समय पर निक्षेपित रह करती हैं, जिससे हिमोर, जो हिमोर कहलाता है, उससे कुछ उपजाऊ हुआ हिमोर मैदान का निर्माण होता है। अब अंतिम कारक है बाह्यजनित बल का, बहिर्जनित बल का। एक है पवन का कार्य। पवन यानी हवा। पवन मरुस्थलीय क्षेत्रों में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। पवन उन क्षेत्रों में स्थलाकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मुख्य रूप से अपरदन और निक्षेपण का, एक जगह से उठाया दूसरे जगह जाकर डाल दिया, है ना, अपरदन और निक्षेपण का कार्य करता है। तेजी से, तीव्र गति से बहता हुआ पवन जो है, जोर से चलती हुई हवा जो है, वह केवल धूल और मिट्टी के महीन कण ही नहीं, केवल बालू ही नहीं, छोटे छोटे बालू, पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों, बजरियों को भी अपने साथ उड़ा ले जाता है और दूसरे जगह जाकर डाल आता है। समुद्री मरुस्थलीय क्षेत्रों में एक पवनों के द्वारा ही एक स्थलाकृति का निर्माण होता है, जिसको हम छत्रक शैल कहते हैं। इन शैलों का निचला भाग बिल्कुल छाता के जैसा पतला और ऊपर चौड़ा होता है, इसे छाता के जैसा लगता है, इसलिए इनको हम छत्रक कहते हैं। पवन यानी हवा, वायु के बहाव के साथ रेत भी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान उड़ के जाते हैं और हवा की गति कम होने पर वह वहीं पर पवनों के द्वारा निक्षेपित कर दिए जाते हैं, जिससे रेत का टीला या बलुआ टिप्पा का निर्माण होता है। दूर दूर तक मरुस्थलीय क्षेत्रों में विशाल, इन पवनों के निक्षेपण के द्वारा एक विशाल मैदान का निर्माण, बालू का निर्माण हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? लोयस निक्षेप कहते हैं। दूर दूर तक उड़कर गए रेत और धूल के अत्यधिक महीन कण जब एक विस्तृत विस्तार में काफी बड़े क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं, तो उनसे बने हुए मैदान को लोयस मैदान या लोयस निक्षेप कहते हैं। चीन की हुआंगफो घाटी लोयस निक्षेप के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो आज हम लोगों ने पृथ्वी के बल, हमारी बदलती पृथ्वी के मुख्य बल, अंतर्जनित बहिर्जनित बल, उनके विभिन्न तरह के बनी हुई उनसे स्थलाकृतियों इत्यादि के बारे में पढ़ा। ठीक है, धन्यवाद।